अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जब हम एसे राइटिंग की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लिखना है। सवाल ये होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसे कैसे पढ़ा है और क्या आप इस काबिल हैं कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप स्टैंडर्ड तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से उसको पेन डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे राइटिंग में हम साइमल्टेनियसली दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक है हमारी राइटिंग स्किल्स, जो कि आप नोट्स के थ्रू आपको होमवर्क भी मिल रहा है और आपने काम करना है, और दूसरी चीज़ है आपकी रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स में मैंने अब आपके लिए जो चीज़ सिलेक्ट की है ये है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स किताब है एंड्रयू हेवुड की। उसमें से मैंने ह्यूमन राइट्स का जो चैप्टर है इसके कुछ पेजेस सेलेक्ट किए हैं। अब एस्से के पेपर में आपने सब कुछ नहीं पढ़ना। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ लेना, पूरा का पूरा चैप्टर आपने नहीं पढ़ना। एस्से के लिए आपको किसी भी चैप्टर के शुरू के 3 से 4 सफ़े चाहिए होते हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जब आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो आपने उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना होता है अपनी सोसाइटी के साथ और आपने उसके बारे में लिख देना है। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि मैम आपने क्यों ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर सेलेक्ट किया? ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो डायरेक्ट सवाल नहीं आता। यू आर राइट कि डायरेक्ट सवाल नहीं आता। कभी कभार होता है कि वो कह देता है, और अगर पूछता भी है ह्यूमन राइट्स पे तो सवाल ये आ जाता है कि टेररिज्म इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या टेररिज्म एंड करप्शन आर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज। इस तरह के हमने देखे हैं, लेकिन बड़ा लिमिटेड सा कॉन्टेक्स्ट था। बट माई आंसर वुड बी दिस कि जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको डायरेक्ट सवाल ही दे दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। आपको ये बात जहन नशीन रखनी होगी कि बाज़ औक़ात वो आपसे सवाल ह्यूमन राइट्स का नहीं पूछता, लेकिन कोई भी और सवाल करता है तो उसमें जो चीज़ पूछी जा रही होती है वो ह्यूमन राइट्स ही है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन इज़ माई राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो आप खाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहे होते, दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट जिसकी हम बात करते हैं। इसी तरह अगर जेंडर है तो मेरी कोई भी जेंडर है, मैं माइनॉरिटी हूँ, मेरी कोई भी रेस है, मेरा कोई भी सेक्ट है, यू कैन डिस्क्रिमिनेट मी एंड डिवॉइड मी ऑफ और डिनाइड मी सम ऑफ माई ह्यूमन राइट्स बिकॉज आई बिलोंग टू अ सर्टन कम्युनिटी और बिकॉज आई हैव अ सर्टन बायोलॉजिकल मेकअप। सो सवाल जो होते हैं वो घूम फिर के ह्यूमन राइट्स के ही होते हैं। हर सवाल, माइनॉरिटी का सवाल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का सवाल, वॉर के अंदर, आपने बात ह्यूमन राइट्स की ही करनी होती है। और ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाता है जब आप अपने ऐसे का जो आर्ग्यूमेंट है उसको बेस करते हैं किसी ह्यूमन राइट्स के ऊपर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। तो आपकी जो बात होती है उसमें ऑटोमेटिकली सब्सटेंस आ जाता है। अब ये आप देखें कि ये चैप्टर शुरू हुआ है। एक तो जैसे हम एस्से की बात करते हैं तो जो आपका लॉन्ग एस्से है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किताब का एक चैप्टर होता है, तो आपका जो लॉन्ग एस्से है वो भी वैसे ही है जैसे किताब का एक चैप्टर। हाँ, उतना लंबा नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हम फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में देखते हैं कि राइटिंग करने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, राइटिंग की कैसे जाती है और राइटिंग को अच्छा कैसे किया जा सकता है, और दूसरे लोग अपनी राइटिंग में क्या करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किताब का चैप्टर का नाम है, और चैप्टर के नाम के नीचे आपको नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आर्टिकल नंबर 1। ये उसने कोट किया हुआ है, तो उसने अपना चैप्टर शुरू किया कोटेशन से, और उसके बाद उसने आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी, यानी अटेंशन कैचर है और उसके बाद प्रीव्यू है। सो प्रीव्यू क्या होता है? दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस इन योर एसे, एंड इन दिस केस यू आर गोइंग टू डिस्कस इन योर बुक और इन योर चैप्टर। अब ये हमारे पास अटेंशन कैचर आ गया, प्रीव्यू आ गया, मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस हैव ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये उसने बात की है कि ये सवाल जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा है। आखिर में देखें आप, ये प्रीव्यूज ने, ये जो प्रीव्यू वाला सेक्शन उसने डिस्कस किया है, इससे जब हम आगे जाएंगे तो उसने एंड में सवाल उठाए हैं। तो यहाँ पे जो हमें अटेंशन कैचर की टेक्निक नज़र आ रही है वो ये है कि हमारे पास एक कोटेशन है, हमारे पास एक ओवरव्यू है, और उसके बाद हमारे पास इस पैराग्राफ के एंड के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है क्वेश्चंस। आखिर में ये की इश्यूज हैं जो कि जाहिर बात है कि चैप्टर के अंदर इनका जवाब मिल जाएगा। अब आप आगे आ जाएं, ये आप खुद से रीडिंग कर सकते हैं, इसमें पढ़ाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट रेलिवेंट। अब जब हम अगले चैप्टर में आते हैं तो आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स। ये जो आपके लेफ्ट हैंड पे टेबल बना हुआ है, ये टेबल कहें या बॉक्स कह लें, दिस इज़ अ बॉक्स। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एस्से को आप तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। सो कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन राइट्स
Human rights are rights to which people are entitled by virtue of being human, सेमीकोलन. दे आर अ मॉडर्न एंड सेकुलर वर्जन ऑफ नेचुरल राइट्स. अब ये सेमीकोलन से क्या होता है कि आधा आइडिया इधर है और आधा आइडिया सेमीकोलन के दूसरी तरफ पाया जाता है. तो हमारे पास वन होल आइडिया आ गया. और लोग जो हैं इंटाइटल्ड होते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स होते हैं. और ये एक मॉडर्न और सेकुलर फॉर्म है नेचुरल राइट्स की. अब हमें नहीं पता कि नेचुरल राइट्स क्या हैं, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डिक्शन. जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में कहा था कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंटेंट और डिक्शन का एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है. अगर आपके पास ये वर्ड नहीं है नेचुरल राइट्स वैसे वो राइट्स होते हैं जो कि रिलीजन या गॉड जो है वो इंसानों को अता करता है. तो अगर आप इसको, आपके पास ये वर्ड नहीं है नेचुरल राइट्स, तो आप इसको रिलीजियस राइट्स नहीं कह सकते, आप इसको गॉड गिवन राइट्स नहीं कह सकते. ठीक है, आपको ये वर्ड नेचुरल राइट्स ही चाहिए है. ठीक है, इसे कहते हैं डिक्शन. अब आप ये देखें कि नेचुरल राइट्स को उसने सिंगल कॉमा में लिखा हुआ है. सिंगल कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है वो एम्फसाइज करने के लिए होती है. सो यहाँ पे उसने एम्फसाइज किया है नेचुरल राइट्स को. ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे बिलोंग टू ह्यूमन बींग्स एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड अदर डिफरेंसेस. ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल. अच्छा, फिर क्या लिखा उसने कॉमे के अंदर बताया, ब्रैकेट के अंदर बताया कि यूनिवर्सल क्या है. फिर उसने कहा ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल. फिर ब्रैकेट में बताया कि फंडामेंटल का मतलब क्या है. ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल, ह्यूमन राइट्स आर एब्सोल्यूट. ठीक है, एंड एब्सोल्यूट. अब उसने हमें ये चार वर्ड्स दिए हैं. तो जब हम डिक्शन कहते हैं तो डिक्शन क्या है कि किसी चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करना है, किसी चीज़ को रिलेट करना है, लिंक करना है तो किस नाउन के साथ करना है, किस वर्ब के साथ उसको एक्सप्रेस करना है, और उस वर्ड को समझाने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स लगाए जा सकते हैं. तो हम अखबार में क्या देखते हैं, वाई जर्नलिस्टिक राइटिंग इज पुअर, because it is not only poor in terms of ideas, there is dearth of ideas, the ideas are not sufficient, the ideas are not good enough, the ideas are not comprehensive, there is dearth of ideas and then there is dearth of vocabulary. So हम अखबार में जो पढ़ते होते हैं basic right, fundamental right. So the word is not only fundamental that we can use with the human rights. Human rights are universal. हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, फंडामेंटल भी कह सकते हैं, इनडिविजिबल भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं. हम ये चारों चीज़ों के साथ अपने ह्यूमन राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. अच्छा, यूनिवर्सल का क्या मतलब है? इन द सेंस दैट दे बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग्स एवरीवेयर रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड अदर डिफरेंसेस. अब आप ऐसे लिख रहे हैं लेट देयर बी लाइट इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो वर्शिप की प्लेसेस में लाइट क्यों होनी चाहिए? वाई देयर इज नीड ऑफ एनलाइटनमेंट, वाई देयर इज नीड ऑफ इंटरफेथ हार्मनी. क्यों ज़रूरत है कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन करें, या हम एक दूसरे के रिलीजियस स्पेसिस को जगह दें, या हम अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडन करें. क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हर इंसान के हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है. अगर माइनॉरिटी है तो किसी भी रेस से हो, किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, दैट मस्ट नॉट मेक अ डिफरेंस. एंड देन वाई जेंडर? क्योंकि किसी भी जेंडर से ताल्लुक हो. तो ये नहीं है कि मैं औरत हूँ तो मैं एजुकेशन जो है वो थोड़ी हासिल करूंगी, या मेरे भाई की एजुकेशन के ऊपर मेरी एजुकेशन को कमतर समझा जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे भाई की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल in that a human being's entitlement to them cannot be removed. No matter what I do, you cannot deny me of my human rights. कि जी क्योंकि इसने ऐसा किया है इसलिए अब इसको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता. इंडिविजिबल कैसे? इन दैट सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर इंटर रिलेटेड एंड को इक्वल. सो ये नहीं है कि आप कहें कि जी इसको हमने दे दिए हैं पॉलिटिकल राइट्स तो अब ये सोशल राइट्स ना मांगे, कल्चरल राइट्स ना मांगे, इकोनॉमिक राइट्स ना मांगे. नहीं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड को इक्वल. सो ये एक दूसरे पे बरतर नहीं है, सब एक जैसे हैं. ठीक है. Then we have absolute in that as the basic grounds for living a genuinely human life, they cannot be qualified. So ये नहीं हो सकता कि क्योंकि you are born in a certain part of the world तो आप उनके लिए ज़्यादा qualify करते हैं और किसी और जगह पे नहीं करते. ये एक basic ground है for living a genuinely human life. तो हमारी एक अच्छी ह्यूमन लाइफ किस तरह से हो सकती है? जब हमें हमारे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ग्रांट किए जाएंगे. International human rights are set out in a collection of UN and other treaties and conventions. So हमारे पास क्या हुआ? एक तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन आई कि ह्यूमन राइट्स आर राइट्स जो लोगों को तब मिलते हैं, आर इंटाइटल्ड. इंटाइटल इज द वर्ब जो आप यूज करेंगे ह्यूमन राइट्स के साथ.
तो वो इंटाइटल होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसानों को हम ह्यूमन राइट्स देते हैं और जानवरों को हम एनिमल राइट्स देते हैं। दूसरी बात ये कि ये नेचुरल राइट्स की एक एक्सटेंशन है। तीसरी बात ये कि हमारे पास यूनिवर्सल, फंडामेंटल, इंडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट वर्ड्स आ गए जिसके साथ हमने एक्सप्लेन करना है। एंड बिलीव यू मी, दिस इज वन पैराग्राफ जिसमें आप आराम से इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज ट्रेडिशनली बीन थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव ग्रुप्स। अब ये मैं आपके सामने ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ रही हूँ, डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स द इंडिविजुअल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। International politics has traditionally been thought of in terms of collective groups, especially states. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, उसमें हम स्टेट्स को देखते हैं। इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट हैव देयरफॉर जनरली बीन सबस्यूम्ड विद इन द लार्जर नोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट से रिलेट करती है, कलेक्टिव ग्रुप्स के साथ। अब उसने हमें ये बात समझाने के लिए कि स्टेट्स उसमें मैटर करती हैं, तो उसने हमें कंपेयर कर दिया। कंपेयर किससे किया कि इंडिविजुअल की जो नीड्स और इंटरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि उस लार्जर जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसके सामने ह्यूमन इंटरेस्ट जो है वो बहुत छोटा रह जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लार्जली अमाउंटेड टू अ स्ट्रगल फॉर पावर between and amongst states, with little consideration being given to the implications of this for the individuals concerned. अब इसका नतीजा क्या निकलता है, ये वही एक ही सपोर्टिंग डिटेल चल रही है। नतीजा ये निकलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो हैं वो पावर बिटवीन एंड अमंग स्टेट्स को देखती हैं, और उसमें जो इंसान है, इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, उनके कंसर्न को वे नहीं किया जाता, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। पीपल एंड देयर फॉर मोरालिटी in terms of happiness, suffering and general well-being of individuals। अब ये जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है वो वैसे इररेलेवेंट होती है पैराग्राफ से, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट से उसके साथ उसका ताल्लुक होता है। People and therefore morality were factored out of the picture. However, this divorce between state policy and the individual, and thus between power and morality, has gradually become more difficult to sustain। अब क्या हुआ कि लोग जो हैं और मोरालिटी जो है उसको पिक्चर में से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो भी किया जाएगा वो सही होता है। और ये जो डिवोर्स है, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन स्टेट पॉलिसी एंड इंडिविजुअल, और ये जो पावर और मोरालिटी के दरमियान का फ़र्क है, ये हैज़ ग्रेजुअली बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये और स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसको बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। अब ये हमने पहला चैप्टर पैराग्राफ पढ़ा तो हमें आइडिया हुआ कि एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल की कोई जगह नहीं है, और उसको कंसिडर नहीं किया जाता, उसकी प्रायोरिटीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता, मोरालिटी का सवाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पैदा नहीं होता। ठीक है जी। सो ये वाली बात आ गई। अब इसके बाद हमें इस पैराग्राफ ने समझाया कि इंडिविजुअल की ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। अच्छा, अब हम ये आप देखें, आपकी आउटलाइन हेडिंग क्या है, डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अब आगे चलें तो आगे आता है मेनी कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ। Many culturizations have developed ideas about the intrinsic worth and dignity of individual human beings। तो बहुत सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशन के अंदर हमें बताया जाता है कि इंसान जो है, एक जो इंसान है वो, और जो इंसानियत है उसकी डिग्निटी क्या है, उसकी वर्थ क्या है, ये वैल्यू हमें डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सिविलाइजेशंस देते हैं। और क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट सिविलाइजेशंस दे रही हैं, सो द वर्थ एंड डिग्निटी दैट दे आर गोइंग टू अटैच टू इंडिविजुअल्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट। However, अच्छा, अब उसने हमें टॉपिक सेंटेंस दिया। अब वो कहते हैं these theories were traditionally rooted in religious belief, meaning अच्छा, अखबार में ये होता है कि वो आपको एक आइडिया देता है और उस आइडिया को वहीं पे ख़त्म कर देता है। देन यू हैव टू स्ट्रगल कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, अगर आपको समझ नहीं आया। किताब में क्या होता है कि जब वो एक आइडिया देता है तो फिर उसको री राइट करता है। उसने कहा दीज थेरीज वर ट्रेडिशनली रूटेड इन रिलीजियस बिलीफ। ये रूटेड है रिलीजियस बिलीफ में। मीनिंग, अब वो आपको मानी भी समझा रहा है, अगर उसने मीनिंग ना लिखा होता वो यहाँ पे कॉलन लगा के भी आपको समझा सकता था। वो ये भी कह सकता था इन अदर वर्ड्स। ठीक है। सो वो आपको किताब में हमेशा समझाता है कि कहने की क्या कोशिश की जा रही है। मीनिंग दैट द मॉरल वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल वाज ग्राउंडेड इन डिवाइन अथॉरिटी। मॉरल वर्थ जो है इंसान की, इंडिविजुअल की जो मॉरल वर्थ है वो ग्राउंडेड है डिवाइन अथॉरिटी में। ह्यूमन बींग्स यूजुअली बीइंग सीन एज क्रिएचर्स ऑफ गॉड। सो इंसान को जो अथॉरिटी, डिवाइन अथॉरिटी जो है, उसने इंसान की जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो डिटरमिन की है, और इंसान जो है वो खुदा की मखलूक के तौर पे देखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कल्चर थे, इन्होंने
रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर जो आइडिया है ह्यूमैनिटी का और ह्यूमन वर्थ जो है, ह्यूमन मोरालिटी जो है, उसको ग्राउंड किया है, उसको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब आपको मैं इसमें एक और बात दिखाऊं, क्योंकि किताब देखने में ना, किताब को अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, लैंग्वेज क्या चल रही है, किताब पढ़ना बहुत आसान है। और क्योंकि हम किताब पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे बच्चे को लग रहा होता है कि शायद किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब ये देखें, ये तीसरी लाइन में उसने लिखा है ट्रेडिशनली रूटेड, और चौथी लाइन में उसने लिखा है वॉज ग्राउंडेड। वर रूटेड, वॉज ग्राउंडेड, दोनों पैसे वॉइस हैं। और आप ये देखें कि रूटेड और ग्राउंडेड का मतलब एक ही है। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स, जब एक स्टूडेंट लिख रहा होता है ना, अगर उसने रूटेड लिख दिया है तो वो रूटेड 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 ही लिखता रहेगा, वो ग्राउंडेड नहीं लिख सकता, वो फाउंडेड नहीं लिख सकता। ठीक है, तो आर एन एक्सटेंशन ऑफ, वो इस तरह के वर्ड्स वो बदल नहीं पाता। वेरिएशन जो है वो राइटिंग की जान है, कि आप वेरिएशन कितनी देते हैं, आप मुझे कितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, और कितने इंटरेस्टिंगली यू कैन कन्विंस मी अबाउट द आइडियाज दैट यू आर प्रेजेंटिंग। क्योंकि जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, सो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग, दे कैन राइट अ फुल लेंथ essay, but then the writing is not interesting because it is monotonous, there is no variation, सेंटेंस की वेरिएशन नहीं होगी, पैराग्राफ की वेरिएशन नहीं होगी, लैंग्वेज की वेरिएशन नहीं होगी, वोकैबुलरी लिमिटेड सी होगी। इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, उसने कहा, हमें समझा दिया कि भाई रिलीजियस बिलीफ में ये जो कल्चर्स और डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस थे, ये जो इंसान की इंट्रिंसिक वर्थ और डिग्निटी निकालते थे, इसकी जो ग्राउंड थी वो थी रिलीजियस बिलीफ। तो डिवाइन अथॉरिटी है जिसने इंसान को एक क्रिएचर ऑफ गॉड के तौर पे, अपनी क्रिएचर के तौर पे प्रेजेंट किया, और इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात, जैसे हम कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो ये आइडिया हमें किसने दिया? दिस आइडिया हैज़ बीन गिवन टू अस बाय आवर रिलीजन। अच्छा, अब उसने कहा द प्रोटोटाइप फॉर द मॉडर्न आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स वुड डेवलप इन अर्ली मॉडर्न यूरोप इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट्स। अब ये नेचुरल राइट्स हमने साथ वाले बॉक्स में देखा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था जहाँ पे कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स लिखा था। अब ये देखें कि जब यहाँ पे हमारे पास अब नेचुरल राइट्स आया, तो अब हमें ये प्रॉपरली उसने हमें समझा दिया कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, और अभी आगे जाके उसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर देगा। उसने कहा कि ये जो अब राइट्स की शक्ल है ना आज, इसकी प्रोटोटाइप, जो इसकी असल या पहली पहली शक्ल थी, जैसे हम किसी भी लिविंग स्पीशीज की लेते हैं कि जिनकी अर्लियर जो शक्लें थी वो ये थी, वो अर्ली मॉडर्न यूरोप में नजर आती है नेचुरल राइट्स की शक्ल में। इवन किताब में देखें, जहाँ पे टर्म्स आती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। अब आपने जब अपना एस्से लिखना है, आपने नेचुरल राइट्स का वर्ड लिखना है, तो आप नेचुरल राइट्स के वर्ड को ब्लैक कर सकते हैं। और सिर्फ नेचुरल राइट्स के वर्ड को नहीं, अगर आप किसी फिलोसोफर को लिख रहे हैं, किसी डाटा को शेयर कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं, किसी सर्वे की बात कर रहे हैं, किसी शख्स ने कुछ कहा है, किताब का रेफरेंस है, बंदे का रेफरेंस है, आप क्या करेंगे? उसको आप बोल्ड करके, बोल्ड से मुराद है कि उसको हाईलाइट करके लिखेंगे, यानी काले पेन के साथ, ताकि वो प्रोमिनेंट हो। अब उसने कहा एडवांस्ड बाय पॉलिटिकल फिलोसोफर्स सच एज हुगो, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, सच राइट्स वर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल इन दैट दे वर थॉट टू बी इन दैट। अच्छा, अब नेचुरल राइट से क्या मतलब है? वर डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल इन दैट, यानी अब वो बता रहा है कि नेचुरल से क्या मुराद है? दे वर थॉट टू बी गॉड गिवन एंड देयरफॉर टू बी पार्ट ऑफ द वेरी कोर ऑफ ह्यूमन नेचर, सो दे वर गिवन बाय गॉड। ठीक है, नेचुरल राइट से क्या मुराद है? गॉड ने दिए हैं, एंड दे आर अ वेरी कोर, इंसान की जो असल है, अंदर है, उसका ये एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि खुदा ने इंसान को वदीयत की है, इंसान को नवाजा है। सो अब हमारे पास देखिए फिलोसोफर्स आ गए, हुगो आ गया, हॉब्स आ गया, लॉक आ गया। अब आप किताब पढ़ते हुए क्या करते हैं? आपको 3 फिलोसोफर्स मिले। अब हॉब्स का तो हमें पता है कि हॉब्स बहुत सारी जगहों के ऊपर ओवरलैप भी कर जाता है। सो एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है कि आपके पास फिलोसोफर आया, नाम आ गया, आप क्या करते हैं? आप गूगल करें, आप हॉब्स की कोट निकालें कि हॉब्स ऑन नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स की बात हो रही है ना, आपको हॉब्स की कोटेशन मिल जाएगी। अब आपके पास रेफरेंस भी आ गया, आपके पास कोटेशन भी आ गई, आपके पास एक पूरा आइडिया भी आ गया, और जब आप अपने पेपर में लिख रहे होंगे तो आप आसानी से जस्टिफाई कर लेंगे। अब एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने एक किताब पढ़ी है, एग्जामिनर को यही, आप जितना इंप्रेशन देंगे कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, उसको वही लगेगा कि आपने बहुत थॉरो रीडिंग की और पता नहीं कितने सोर्सेज से पढ़ा, और पता नहीं आपकी हिस्ट्री की नॉलेज कितनी है। हिस्ट्री की नॉलेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है एस्से राइटिंग को, क्योंकि जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, इंसानियत की हिस्ट्री नहीं पता होगी, तो आप कैसे बात करेंगे? एस्से आपकी जनरल नॉलेज है,
लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत घटिया है, सॉरी टू से दैट, ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता, इसलिए हमारे बच्चे की हिस्ट्री के अंदर ग्राउंडेड ही नहीं है नॉलेज। हमारे बच्चे को पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ बात चल रही है। एंड व्हेन वी गो बैक इन हिस्ट्री, देन इवन देन हमारे बच्चे को समझ नहीं आती कि ये हिस्ट्री कौन सी है, आदम और हवा तक जाना है, कहाँ जाना है। कोई लफ्ज पढ़ो, उसका डेरिवेटिव जो है वो जहाँ से डराइव हुआ है वो निकल आता है ग्रीक सोसाइटी में, कभी स्टोन एज आ जाती है। हमारे बच्चे को टाइम लाइन की सेंस ही नहीं है। जब आप एग्जामिनर को हिस्ट्री का नॉलेज दिखाते हैं कि भाई मुझे पता है कि ये बात कहाँ से निकली, ये कहाँ से आई, कहाँ से चल रही है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, 2 सफ़े नहीं लिखने इसके ऊपर, 1 पैराग्राफ इज सफिशिएंट टू give examiner the impression that your knowledge is thoroughly grounded in different disciplines, particularly history। तो सोशियोलॉजी का तो ऐसे होता ही है, लेकिन हिस्ट्री हर हर इवेंट की एक हिस्ट्री है, उसका आपने इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। अब हमारे पास हॉब्स आ गया, हॉब्स की हमने कोटेशन निकाल ली, हमारा रेफरेंस बन गया। नाउ वी कैन मूव ऑन। Natural rights did not exist simply as moral claims, but were rather considered to reflect the most fundamental inner human drives। अब ये क्या है, नेचुरल राइट्स जो थे वो एक्सप्रेस करते थे द मोस्ट फंडामेंटल इनर ह्यूमन ड्राइव्स। ये आप इसको द मोस्ट फंडामेंटल इनर ह्यूमन ड्राइव्स को सिंगल कॉमे के साथ एम्फसाइज करने के लिए लिख सकते हैं। अब ये सेमी कॉलन का क्या मतलब है, वो आधा आइडिया उसने पहले दिया है और आधा आइडिया वो बाद में देगा, बड़े क्लोजली इंटर रिलेटेड आइडियाज हैं। अगर वो फुल स्टॉप लगा देता, कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करता, तो इनका वो इम्पैक्ट नहीं बनना था, इसलिए उसने आइडिया को जोड़ दिया। They were the basic conditions for leading a truly human existence। फंडामेंटल इनर ह्यूमन ड्राइव है, और जब तक आप ये राइट नहीं देंगे तो ट्रूली ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है ना, उसकी बेसिक कंडीशन जो है वो मीट नहीं होती। ठीक है, बाय द लेट 18th सेंचुरी, अब आप ये देखें, टाइम ट्रेवल हो गया। पहले उसने कहा कि मेनी कल्चर्स हैव डेवलप्ड आइडियाज अबाउट द इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स। ये हमारा मेन आइडिया था। फिर उसने हमें इसे सपोर्ट करने के लिए बताया कि ये जो आइडियाज थे ये रिलीजन में ग्राउंड कर देते, तो हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 ये थी कि रिलीजियस बिलीफ। फिर उसने हमें बताया कि रिलीजियस बिलीफ में इनके फॉल करने का मतलब ये है कि ये नेचुरल राइट्स है, और ये फिलोसफर्स है जिन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की है। और नेचुरल राइट्स सिंपली मॉरल क्लेम्स नहीं थे, ये मोस्ट फंडामेंटल इनर ह्यूमन ड्राइव थी, और एक ट्रूली ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कंपलसरी थी। तो ये हमारी सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 आई। अब आगे आइडिया आया बाय द लेट 18th सेंचुरी, ये अर्ली जो हमारी मॉडर्न यूरोप की बात हो रही थी ये खत्म हो गई। अब by the late 18th century, such ideas were expressed in the notion of the rights of man। अब हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2 आई, जिसमें उसने कहा कि 18th सेंचुरी में ये आइडियाज जो थे इनको राइट्स ऑफ मैन के साथ एक्सप्रेस किया गया। लेटर एक्सटेंडेड बाय फेमिनिस्ट टू इंक्लूड द राइट्स ऑफ वुमेन विच वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ। अच्छा, अब ये तो हमारे पास ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में उसने एक इंफॉर्मेशन दी थी जो अपेरेंटली इररेलेवेंट है, लेकिन जाहिर बात है कि ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट की बात हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है राइट्स का, तो उसमें औरतों के राइट्स मैटर करते हैं, इसलिए उसने इसको पेरेंथेसिस में लिख दिया। उसने कहा कि सच आइडियाज वर एक्सप्रेस्ड इन द नोशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन विच वॉज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रेनिंग गवर्नमेंट पावर by defining a sphere of autonomy that belongs to the citizens। तो ये जो राइट्स ऑफ मैन थे, इससे क्या किया, राइट्स ऑफ मैन आए ताकि कंस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए गवर्नमेंट की पावर को, और एक दायरा बनाया जाए कि भाई इंसान जो है ना, सिटीजन जो है, शहरी जो है, उसकी ऑटोनॉमी जो है, खुद मुख्तारी जो है, वो इस हद तक है, यहाँ तक वो जा सकता है, और हर चीज़ के अंदर स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास दूसरी सपोर्टिंग डिटेल आई। The US Declaration of Independence 1776, which declared life, liberty, and the pursuit of happiness to be inalienable rights, gave expression to such ideas as did the French Revolution of the rights of man and of the citizens। अब आप ये देखिए, उसने 18th सेंचुरी की बात की थी, तो 1776 का रेफरेंस आ गया और 1789 का रेफरेंस आ गया। ये हमारी सेकंड सपोर्टिंग डिटेल थी जो कि यहाँ पे आके खत्म हो गई। अब आप ये देखें कि ये हमने पढ़ा, ठीक है, अब अपेरेंटली तो हम अगर कर रहे हो टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, तो इस सारी इंफॉर्मेशन का कोई इतना ताल्लुक नहीं बनता। हाँ, आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो आपका कहना बनता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो डिराइव हुए हैं नेचुरल राइट्स से। आपने हॉब्स की, लॉक की, हुगो की बात आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी 18th सेंचुरी वाली, अपेरेंटली इट इज़ इररेलेवेंट। लेकिन ऐसे के अंदर मैटर ये करता है कि आप किस चीज़ को किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपका रिलेशन जो है वो कितने अच्छे तरीके से बनता है कि यहाँ पे बात हुई है कि राइट्स ऑफ मैन थे,
जब ह्यूमन राइट्स मिले हैं तो जो सबसे पहले चीज़ आई है वो है राइट्स ऑफ मैन, एंड फेमिनिस्ट हैड टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे हैड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ मैन वुमेन। और हम फिर देखते हैं कि ये जो राइट्स ऑफ मैन है, ये हमारे सामने जब इसकी वो राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, तो ये अब ये देखें राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, सो एक्चुअली वुमेन हैड टू फाइट, नॉट ओनली वेमेन बट फेमिनिस्ट जब हम कहते हैं इसका मतलब है आदमी भी हो सकते हैं जो कि औरतों को सपोर्ट कर रहे हो, आदमी भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं। सो एक्चुअली फिर इन्होंने डिफेंड किया है, फाइट किया है, उसके बाद जो है वो राइट्स ऑफ वेमेन जो है इसमें शामिल होंगे। लेकिन पहले पहले जब राइट्स की बात हुई है तो आदमियों के राइट्स की बात हुई, औरतों के राइट्स की तो बात ही नहीं हुई। अब आप जेंडर के ऊपर बात करें, आप कहते हैं भाई फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के ये राइट्स रिमूव किए जा सकते हैं क्योंकि फलाना बंदा जो है उसने कोई काम कर दिया है या उसमें कोई कमी है या कुछ और है, ठीक है। सो हमारे पास फंडामेंटल की बात थी, ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे बात थी कि ये यूनिवर्सल है। तो अगर हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सल और फंडामेंटल हैं तो वो सब मर्दों और औरतों को हासिल हैं। लेकिन ये बात हम आज करते हैं 1948 के डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, यूएन डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद। पहले क्या हुआ था जब ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी कि राइट्स ऑफ मैन जो थे सिर्फ उसकी बात की जा रही थी और औरतों को, फेमिनिस्ट को, फिर औरतों का वर्ड मैंने यूज किया विच इज रॉन्ग, फेमिनिस्ट को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने औरतों के राइट्स के लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास पैराग्राफ आया और इसके बाद देखें, सच थिंकिंग ग्रेजुअली एक्वायर्ड एन इंटरनेशनल डायमेंशन ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी थ्रू अटेम्प्ट्स टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनेशनल कंडक्ट यूजुअली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म। नाउ टेल मी वन थिंग, ये देखें, ये पैराग्राफ शुरू हुआ डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स। आपको अभी डेफिनेशन नहीं मिली कि मैं कहूँ कि जी ये डेफिनेशन आपको जो है ना ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन मिल गई, अभी आपको डेफिनेशन नहीं मिली। दूसरी बात ये कि ये जो आपने बात करनी शुरू की कि जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंसानों के राइट नहीं थे, ह्यूमन इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है फॉर इंटरनेशनल इंटरेस्ट, और फिर उसने हमें डेवलपमेंट समझाई कि बहुत से कल्चर और सिविलाइजेशन ने ये जो इंसान की मॉरल वर्थ है उसकी बात करनी शुरू की। लेकिन सब बात की है, सबसे पहली जो बात जो कल्चर्स ने की उसको ग्राउंड किया वो था रिलीजन के अंदर, और फिर हमें नजर आता है कि उसने अर्ली मॉडर्न यूरोप की बात की, फिर वो 18th सेंचुरी पे आया, अब वो 1920 सेंचुरी पे आया। अब अगर आप इसको अपेरेंटली देखें, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, आगे ये देखें चौथा पैराग्राफ, चौथे को भी पढ़ लेते हैं एक लाइन। Such developments nevertheless remained piecemeal and largely marginalized by the general thrust of international politics until the end of World War II, the adoption by the UN General Assembly of the Universal Declaration of Human Rights 1948. So ये 1948 तक पहुंचा। अब आपको नजर भी आ रहा है 1946 ऊपर लिखा हुआ है, 1919 लिखा हुआ है। डोंट यू फील कि ये एक तरह से क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है? क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि आप देखते हैं कि ईयर वाइज जो है ना वो जो डेवलपमेंट हुई है किसी भी चीज़ में वो ईयरली आपको डिफाइन की जा रही है। ईयरली नहीं, ईयरली ईयर वाइज से मुराद ये है कि जब जब उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और ऐसे नहीं है कि 1940 पहले आ गया है और 1840 बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं है। सो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ये होती है कि हम टाइम लाइन पे जाते हैं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। सो ये सारी एक ही बात चल रही है, और ये जाके जो है ख़त्म, ये जाके 1948 के ऊपर जाके पैराग्राफ जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो ये सारी एक ही बात है, दिस इज़ द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, the chronological evolution or advancement in terms of human rights. This is one paragraph, लेकिन अगर हम इसको विजुअली देखें तो 1 2 3 4 पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि हम जब पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात पैराग्राफ इतना लंबा होता है कि उस पैराग्राफ को हमें ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन अखबार के पैराग्राफ में और किताब के पैराग्राफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि किताब के पैराग्राफ में अगर आप किताब के पैराग्राफ को हाथ से लिखें तो आपका पूरा सफ़ा बन जाएगा, लेकिन अगर आप अखबार के पैराग्राफ को लेके चलें तो आपके एक सफ़े के ऊपर 4 पैराग्राफ बनेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस पैराग्राफिंग को फॉलो करना है वो अखबार की नहीं है, वो किताब की पैराग्राफिंग है, ठीक है। सो और आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी कि जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एक, दिस इज़ वन पैराग्राफ, तो ये एक पैराग्राफ चल रहा है जिसको 4 हिस्सों में तोड़ा गया है ताकि थोड़ा सा, एक तो बेहतर तौर पे आपके जो आइडियाज़ हैं जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तो मोनोटोनस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब राइटिंग में नेगेटिव स्पेस नहीं होती, आंखों को ब्रेक नहीं मिलता, जहन को ब्रेक मिलता जब आपको पता चलता है जी एक पैराग्राफ खत्म हो गया। सो दैट इज़ हाउ राइटिंग इज़ बीइंग डन।
अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं। तो सच थिंकिंग ग्रेजुअली एक्वायर्ड एन इंटरनेशनल डायमेंशन ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी थ्रू अटेम्प्ट्स टू सेट स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कंडक्ट यूजुअली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म। अब क्या हुआ कि हम लेट 18th सेंचुरी से पहुंचे 19th एंड 20th सेंचुरी में, जहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है ह्यूमैनिटेरियनिज्म का। अब आप अगर अपने लेफ्ट हैंड पे देखें तो लिखा हुआ है नेचुरल राइट्स, गॉड गिवन राइट्स दैट आर फंडामेंटल टू ह्यूमन बींग्स एंड आर देयरफॉर इनएलिनेबल। अब इनएलिनेबल का आपको मतलब नहीं पता। किताब की खूबसूरती ये है, अच्छी किताब की खूबसूरती ये है कि वो आपको सब कुछ बता रही होती है। आप एक्चुअली प्रिपेयर नहीं होते ना, नोट्स में वोकेबलरी खत्म हो जाती है, नोट्स में सेंटेंस खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट एब्रिज हो जाते हैं, आपको लगता है पढ़ना आसान हो गया। लेकिन किताब आपको नया लफ्ज देती है तो साथ में मानी भी बताती है। इनएलिनेबल का मतलब है दे कैन नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, सो आपके नेचुरल राइट्स जो थे वो, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनएलिनेबल। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या है भाई? अ कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ होल, टिपिकली एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्ट्स ऑफ कंपैशन, चैरिटी और फिलैंथ्रोपी। सो ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है, इसमें हम वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी का ख्याल करते हैं एज अ होल पे, एज अ होल। और इसमें कौन सी चीजें आती हैं? कंपैशन भी है, चैरिटी भी है और फिलैंथ्रोपी भी है। ये हमारी ह्यूमैनिटेरियनिज्म की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब उसने हमें बताया कि ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे काम हो रहा है 19th एंड 20th सेंचुरी में। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स हेल्प टू इंस्पायर अटेम्प्ट्स टू एबॉलिश द स्लेव ट्रेड, अ कॉज endorsed by the Congress of Vienna। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता चल गया कि सपोर्टिंग डिटेल ने क्या किया कि टॉपिक सेंटेंस की एग्जाम्पल दी। तो क्या हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जिस चीज पे काम हुआ वो है एबॉलिशिंग स्लेवरी, स्लेव ट्रेड जो है उसको बंद किया गया। तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, कांग्रेस ऑफ वियना, ब्रसल्स कन्वेंशन, स्लेवरी कन्वेंशन। नाउ यू नो दैट दिस इज इररेलेवेंट। आप लेकिन इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में से भी कुछ निकाला जा सकता है। सो एक दफा पढ़ लिया करें, जो चीज आपके काम की है उसको अंडरलाइन कर लें, जो डिक्शन आपको चाहिए उसको हाईलाइट कर लें चीजों में से, और फिर आगे चलें। अब आप ये देखें, इवन दो फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, यानी 1926 में जब फॉर्मली आउटलॉ कर दिया गया स्लेवरी को, उसके बाद भी उसकी स्लेवरी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? बॉन्डेड लेबर। सो हम देखते हैं हमारी जो फ्यूडल सोसाइटी है उसके अंदर बॉन्डेड लेबर है, फोर्स्ड मैरिज। बॉन्डेड लेबर सवाल है क्लास का, कि आपका जो क्लास सिस्टम है, आपकी जो फोर्स्ड मैरिज है वो आपका माइनॉरिटी का भी सवाल है और जेंडर का भी सवाल है। कि भाई फोर्स्ड मैरिजेस किसकी होती हैं? औरतों की होती हैं, आदमियों की तो नहीं होती। फोर्स्ड मैरिजेस माइनॉरिटी में भी होती हैं। आप फोर्स कन्वर्जन भी करते हैं और फोर्स मैरिज भी कर लेते हैं, अबडक्ट करते हैं, मैरिज कर लेते हैं। चाइल्ड लेबर आपका क्लास से भी रिलेट करता है। चाइल्ड लेबर का ताल्लुक एजुकेशन से भी है। जो बच्चा स्कूल में नहीं है वो चाइल्ड लेबर कर रहा है। अब वो सड़क पे खड़ा होकर मांग रहा है, या वो किसान के साथ, या किसान का बच्चा है और वो खेत में काम कर रहा है, डेट कैन वेरी, लेकिन वो बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा होगा। एंड दी ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, देन अगेन ये हमारी जो बात आती है, क्वेश्चन जो आ जाता है जिस जगह पे ये फिट होता है वो है जेंडर। सो हम इसमें से ये निकाल सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हो तो बात करने का ये भी तो तरीका है कि ऑल दो slavery was outlawed in 1926, different forms of slavery managed to survive the test of time, या managed to prevail in human society. For example, forced marriages, trafficking of women. So women are still facing slavish जो practices है, या still becoming a victim of slavish practices at the hand of their own family members. तो हम इतनी सी इंफॉर्मेशन को ईयर के साथ जो है अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। The Anti-Slavery Society, formed in 1837, can perhaps be seen as the world's first human rights NGO. Can perhaps be seen, वो ये नहीं कह रहा इस सीन का मतलब होता कि डिक्लेयर कर दिया गया होता कि ये पहली ह्यूमन राइट्स एनजीओ है। डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप बात करें एनजीओज की, आप बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटी की, आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे फिलैंथ्रोपी के नाम पे, कंपैशन के नाम पे, चैरिटी के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए हेल्प आउट करने के लिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इस एंटी स्लेवरी सोसाइटी जो है इसको 1837 को मेंशन कर सकते हैं। अदर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज, अदर, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्लेवरी से रिलेटेड कॉज थी वो खत्म हो गई। तो आपकी जो पहली सपोर्टिंग डिटेल थी, जो एग्जाम्पल थी, वो खत्म हो गई।
other humanitarian causes that were translated into a form of international standard setting included the regulation of the conduct of war through the Hague Conventions and the Geneva Conventions, and attempts to improve working conditions, spearheaded by the International Labour Office, formed in 1901, and its successor, the International Labour Organization, which was established in 1919 as part of the Treaty of Versailles and became in 1946 the first specialized agency of the United States. अब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल थी हमारे पास कांग्रेस ऑफ वियना की, और ये जो सारे कन्वेंशन स्लेवरी से रिलेटेड थे. अदर एग्जाम्पल्स हमारी सेकंड सपोर्टिंग डिटेल में आएंगी, जिसमें उसने हमें सब कुछ गिनवा दिया कि जी एक रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ वॉर हो गई, और फिर वर्किंग कंडीशंस की बात हो गई, तो इसका ताल्लुक लेबर फोर्स के साथ है, और ये ट्रीटी ऑफ वर्साई आ गई, और ये अब आप ये देखें ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये इररेलेवेंट है, लेकिन अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो ये पैराग्राफ वो था जिसमें हमें एग्जाम्पल दी गई थी. जो ऊपर वाला पैराग्राफ था मैनी कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, ये हमें एक्सप्लेन किया गया था. उससे ऊपर वाला जो था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये भी एक्सप्लेन किया गया था. आर्ग्यू भी आप कह सकते हैं कि आर्ग्यू किया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल नीड्स नहीं है बल्कि नेशनल नीड्स है. ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा पैराग्राफ जो है वो एग्जाम्पल का आ गया. फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं. अब हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ में क्या हुआ कि सच डेवलपमेंट्स नेवरदलेस रिमेन पीसमील and largely marginal to the general thrust of international politics until the end of World War II. अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू तक ये मार्जिनलाइज रही हैं, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई है तो फिर इनका स्कोप जो है वो चेंज होगा. द अडॉप्टेशन बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, साथ ही हमारे पास ईयर आ गया 1948, लेटर सप्लीमेंटेड बाय इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, both in 1966, established the modern human rights agenda by outlining a comprehensive code for the internal government of its member states, which has arguably acquired the status of customary international law. अच्छा, अब हमारे पास ये जाहिर बात है बहुत सारे नाम आ गए, इसमें से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो आपको आना चाहिए, लेकिन ये जो बाकी नाम है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये ज़रा थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपकी बहुत जाहिरी बात है कि हमने एसे का जो पेपर है इट्स about your ability to show off the knowledge that you have and show off it with a language, with an expression which is standard and officially जिसे हम कहते हैं formal, which is standard as well as formal. तो आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये मैटर तो करता है. अब ये जो हमारे पास इस तरह के नाम आ जाते हैं, ट्राई टू मेमोराइज देम, कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो दैट्स ओके. अच्छा, अब हमारे पास ये तो आ गया कि यूएन ने किया और उसके बाद 1966 तक क्या हुआ. अब असल बात क्या आती है, तो उसने हमें समझा दिया ना कि ये जो डेवलपमेंट है ये मार्जिनल रही है. रिफ्लेक्टिंग अ मेजर चेंज इन द जनरल क्लाइमेट ऑफ थॉट deeply influenced by the horrors of World War II, especially the so-called final solution, the murder of some 6 million Jews, Gypsies and Slavs in the extermination camps of the Nazi Germany, the declaration led to. अब ये जो लिखा हुआ था डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये आपकी नॉन एसेंशियल पार्टिसिपल फ्रेज थी. ठीक है, सो आप में से जिनको फ्रेजेस आती हैं या जिन्होंने मेरे से प्रेसी की क्लास पढ़ी हुई है उनको दिखा रही हूँ कि ये आपकी नॉन एसेंशियल पार्टिसिपल फ्रेज थी. और रिफ्लेक्टिंग अ मेजर चेंज इन द जनरल क्लाइमेट ऑफ थॉट, ये भी आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल है. अच्छा, अब क्या हुआ, द डेक्लेरेशन, दिस इज सब्जेक्ट, लेड, this is your verb, led to a burst of law making and standard setting that sought to establish international protection for the full range of human rights. असल में क्या हुआ कि ये जो उसने कहा था कि वर्ल्ड वॉर टू के एंड तक जो है इसको फॉलो किया गया. अब हमारे पास क्या हुआ, एक तो उसने बताया कि कौन सी चीज़ें इंडोर्स की गई, फिर उसने बताया कि एक्चुअली क्या हुआ है कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी गई है फॉर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स. क्यों ज़रूरी था? क्योंकि फाइनल सोल्यूशन के नाम पे होलोकॉस्ट होता है जिसमें 6 मिलियन लोग मारे जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ज्यू हैं, उनका ताल्लुक एक कम्युनिटी से है, जिप्सी एक रिलीजन से है, वो जिप्सीज हैं, उनका ताल्लुक एक रेस के साथ है, और उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाता है, एनिहिलेट कर दिया जाता है. तो हमें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स के लिए. 1948 thus brought to an end a period of exactly 300 years since the Treaty of Westphalia 1648, during which state sovereignty had stood unchallenged as the dominant norm of international politics. अब ये देखें कि उसने 1948 को एज अ सब्जेक्ट लिया है. ठीक है, उसने कहा कि 1948 जो है
वो लेकर आई है, 10 ब्रॉट वो लेकर आई है, एक एंड लेकर आई है 300 साल के दौर का, सिंस द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसमें अच्छा अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में क्या हुआ था, उसने साथ ही हमें समझाया कि जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी जो थी उसको अनचैलेंज जो था वो करार दे दिया गया था। और सी पेज 3, अगर आपने मजीद इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप पेज नंबर 3 पे जा सकते हैं। और ये देखिए 1948 लिखा हुआ है। सो देर इज़ अ वेरी गुड नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल जिसका नाम है 1984। उसने 1948 में ये नॉवल लिखा था, और उसने लिखा था कि ये अगर जो फाशिज्म है ये अगर फैल जाता है, कम्युनिज्म फैल जाता है, तो इसकी क्या शक्ल निकलेगी। उसने 1948 में परसीव किया था कि 50 साल बाद दुनिया क्या होगी। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट ईयर था। और वो एक ऐसा नॉवल है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल जो कि आपको ऐसे के पेपर में हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिन्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट है। अदरवाइज देर आर बेटर बुक्स दैट यू कैन रीड, बट अगर आपको टाइम मिले तो डू गो थ्रू दैट नॉवल। अच्छा, अब क्या हुआ हमारे पास कि वेस्टफेलिया का नाम भी आ गया। अब आपको ये 1948 से 1648 तक अगर आप खुद बैठे अपना ओपिनियन जनरेट करने और नॉलेज निकाल लें तो आप कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते, सॉरी टू से, कि आप इतने अच्छे तरीके से इंसिडेंट्स को सम अप कर दें। यू नीड टू रिलाई ऑन अ बुक। तो ये जो उसने 300 साल की बात की, अब ये देखिए ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन थी जिसमें उसने कहा था कि स्टेट का इंटरेस्ट मैटर करता है, और इंडिविजुअल की पहली दो लाइनें जो थी, इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो सबस्यूम हो जाता है। ये बहस कहाँ पहुंची कि जब हम 1948 में पहुंचते हैं तो वो 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को चैलेंज करता है, जो आपका स्टेट इंटरेस्ट है उसको चैलेंज कर देता है और इंसान की राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है। सो ये आप जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो पूरा सेक्शन है उसकी एक होल सेंस बनेगी। हाउएवर, although the declaration established a rival norm of human rights sorry, tensions between states' rights and human rights were by no means resolved in 1948, as will be discussed later. Obviously, हमारे पास एक legal substance आ गया है, legally बात कर दी गई, लेकिन tension फौरी तौर पर तो resolve नहीं हो जाएगी. In the meantime, it is necessary to examine the nature and implications of human rights. What are human rights and why should they be respected? अब आप ये देखें कि हमारा जो हमारा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ था, ये कंक्लूड यहाँ पे हुआ कि जहाँ पे उसने कहा कि 300 साल की जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है उसको चैलेंज कर दिया। अब उसने आगे उसके ऊपर कमेंट, ये हमारे आइडिया का कंक्लूजन एक सेंस बन रही थी। अब उसने आखिरी जो फाइनल उसने ये हमें बात बताई, कंक्लूड ही किया, उसने कहा खत्म नहीं हुई टेंशन। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये ऑल द डिक्लेरेशन, वो राइवल नॉर्म ह्यूमन राइट्स की जो थी वो स्टेट राइट के सामने खड़ी कर दी, लेकिन वो खत्म नहीं हो गई। यहाँ पे विल बी डिस्कस लेटर तक हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस आ गया। और आप पीछे वाले पैराग्राफ्स के अंदर देखिए, किसी के अंदर भी कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं है। कंक्लूडिंग सेंटेंस तब आता है जब एक सेक्शन पूरा हो जाता है, तो हर पैराग्राफ का कंक्लूजन नहीं होता। अब आप ये देखिए कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है वो पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से रिलेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड वाई शुड दे बी रिस्पेक्टेड। तो ये हमारा पैराग्राफ जैसा जहाँ पे एंड हो रहा है, ये दो सवाल जो हैं इनका जवाब हमें मिलेगा अगले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है। सो ये हमने देखी कि डेवलपमेंट क्या हुई है ह्यूमन राइट्स की, और ये नाम था डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स। डिफाइनिंग ह्यूमन राइट्स में पहला सेक्शन था द इंडिविजुअल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है नेचर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक्चुअली किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करना होता। अगर मैं स्टूडेंट से कहूँ, मतलब अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एंड बिलीव यू मी कि बच्चों को कहा जाए ना कि चीज़ को डिफाइन करना है, सो दे आर मोर लाइक मिस डिफाइन क्यों करना है, डिफाइन तो नहीं करते हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा था मॉक एग्जाम में। जाहिरी बात है कि बच्चों को भी मिसगाइड किया जाए या जो भी कहा जाए, बच्चे जो हैं वो बाज़ इंसिस्ट भी करते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था, आई गेव हिम 30 मार्क्स, और ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद मी कि मैम आप तो जानबूझ के बच्चों को फेल करती हैं, और इस तरह की बात जैसे होती है ना, तो आप तो बच्चों को पास ही नहीं करती, आप तो अपने स्टूडेंट्स को पास करती हैं। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी फेल कर देती हूँ, मेरे से पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको पास कर दूंगी, दैट वोंट हैपन। अच्छा, अब वो जी ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद मी, एंड देन यू नो ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड, एंड ही माइट बी फीलिंग बैड एज वेल, जाहिर बात है डिसहार्ट हुआ होगा। अब जब रिजल्ट आया, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ 2019, अब क्या हुआ कि रिजल्ट आया तो उसने मुझे आज सुबह ही अपनी
वो मेरा सफ़ा भेजा जिस पे मैंने उसको 30 मार्क्स लिए थे, उसने मुझे अपनी डीएमसी भेजी और उसने कहा मैम मुझे 28 मार्क्स आए हैं और मुझे आपसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपकी बात उस वक्त नहीं सुनी थी। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपको मेरी बात लाजमी सुननी चाहिए। यू हैव टू डिसाइड whether you have to believe me or not, or whether you have to believe any teacher or not. The question is this, that बुक जो है ना वो आपके लिए टॉर्च बेयरर है। बुक जो है वो आपके लिए हर चीज की एक शहादत है, एविडेंस है। आपने कोई भी चीज देखनी है, किताब को तो देखें। अगर आप किताब नहीं देखेंगे, मतलब मैं अब आपसे कह रही हूँ कि डिफाइन करना है किसी चीज को, आप कहें मिस डिफाइन नहीं करते। डिफाइन तो नहीं होता। आप मुझे इसलिए कह रहे हैं डिफाइन नहीं होता क्योंकि आपने कभी किताब पढ़ी नहीं। आपने पढ़ा अखबार, अखबार में तो 600 से लेके 1200 वर्ड्स के अंदर गुंजाइश ही नहीं है डिफाइन करने की। और ये भी नहीं हो, आपने शॉर्ट एसे तैयार करना, आप अखबार से नहीं करेंगे, आप लॉन्ग एसे तैयार करेंगे अखबार से। सो द अप्रोच इज रॉन्ग। व्हाट यू आर फीडिंग टू योर माइंड, द मटेरियल दैट यू आर फीडिंग टू योर माइंड इज क्रूड, वो इरेलीवेंट है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये भी हम तीसरे सफ़े पे पहुंचे हैं इस किताब के, और उसने हमें डेफिनेशन देने लगा। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है आपके एस्से के पेपर के अंदर। अगर आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, तो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या डिस्कस करने हैं, कर ही नहीं सकते। अच्छा, बात ये देखें, ये साथ साथ में यूनिवर्सलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन भी लगी हुई है। अच्छा, अ राइट इज एन एंटाइटलमेंट टू एक्ट और बी ट्रीटेड इन अ पर्टिकुलर वे। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज एक्चुअली देखें ना, अब हम ये कहते हैं, हमारा बच्चा कहता है कि पढ़ लूँ, समझ आ जाए, समझ आ जाए। समझ तब आता है जब आप लैंग्वेज पे नजर रखते हैं। उसने कहा राइट इज एन एंटाइटलमेंट। अब आप ये देखें, आ राइट आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किस चीज से सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, लिंक कर रहा है, किस चीज के साथ वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो है इंटाइटलमेंट। दिस इज अनदर नाउन, एक इंटाइटलमेंट है। अब ये इस तरह के जो जुमले होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब या डिफाइन करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव जुमला या डेफिनेशन वाला जुमला, वो कहते हैं एक इंटाइटलमेंट है टू एक्ट और बी ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे एज सच, राइट्स इंटेल ड्यूटीज। कॉलन, अब ये कॉलन के बाद वो समझाएगा कि मतलब इस बात का मतलब क्या। इन अदर वर्ड्स आपको बता रहा है, द क्लेम टू हैव अ राइट इम्पोजेज ऑब्लिगेशंस ऑन अदर्स टू एक्ट और परहैप्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो मतलब क्या निकला कि राइट्स जो